अब इस वीडियो में हम बात करते हैं स्कोलियोसिस किन कारणों की वजह से होता है, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका कैसे पता किया जाता है और सबसे ज़्यादा किन में देखने को मिलता है, यानी रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है। स्कोलियोसिस वैसे तो इडियोपैथिक होता है, यानी इसका कोई पता नहीं होता कि किन कारणों की वजह से होता है। पर ऐसा देखा गया है कि जब कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस यानी कि जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है और उसका जो स्पाइन का कर्व है वो एक तरफ झुका हुआ होता है, उसे कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस कहते हैं। तो जब बच्चा पेट में ही होता है और उसकी जो मणके हुए हैं, उसकी जो स्पाइन है, वो अच्छे से बनी हुई नहीं होती है, वो आपस में चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, या फिर उसका प्रॉपर शेप में नहीं होता, वो अच्छे से बनी हुई या डेवलप नहीं हो पाती, तो उस वजह से स्कोलियोसिस की दिक्कत देखने को मिलती है उन बच्चों में। फिर न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस देखने को मिलता है, यानी आपको कोई नस की दिक्कत है, यानी सेरेब्रल पाल्सी, या फिर कोई ऐसी दिक्कत है फ्रेडरिच ऑटेक्सिया, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है और इस वजह से या तो रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को और इस वजह से स्कोलियोसिस हो सकता है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रखी है, मस्कुलर सिस्टम की कोई दिक्कत है और इस वजह से भी स्कोलियोसिस देखने को मिलता है। फिर डीजनरेटिव स्कोलियोसिस देखने को मिलता है, तो मतलब किन कारणों की वजह से होता है, जैसे जैसे एज आती जाती है तो जो स्पाइन है उसका वियर एंड टियर होने लगता है, जो वर्टिब्रास है और कार्टिलेजेस जो है उसका वियर एंड टियर होने लगता है, जिस वजह से पेशेंट को स्कोलियोसिस की दिक्कत आ जाती है। या फिर आपको स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की कोई इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है रीढ़ की हड्डी में, ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है स्पाइन का, या फिर स्पाइन की इंजरी हो गई है, या फिर आप ऊंचाई से गिर गए हैं, या फिर आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या बाइक से गिर गए हैं, कार से एक्सीडेंट हो गया है, या कोई भी ऐसे कारण की वजह से जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दिक्कत आ जाती है और रीढ़ की हड्डी एक तरफ कर्व आ जाता है, उसका एक तरफ लेटरल शिफ्ट हो जाती है, तो ये कारण देखने को मिलते हैं। अब स्कोलियोसिस में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जब पेशेंट को देखते हैं, उनका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं कि जो कंधा है और जो कमर है और जो कूल्हे हैं वो बराबर नहीं होते दोनों, यानी दोनों कंधे, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे नजर आता है, हिप्स एक ऊपर एक नीचे नजर आता है, वेस्ट भी अनइवन नजर आती है, यानी दोनों इक्वल नहीं होती है। उसके साथ साथ कंधे जो है, एक कंधा ज्यादा बड़ा लगता है और एक कंधा छोटा लगता है। और पेशेंट स्कोलियोसिस में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि पेशेंट एक तरफ झुक जाता है। अगर पेशेंट को राइट साइड का कर्व है, राइट शिफ्ट है कर्व का, तो पेशेंट को कंपेंसेट करने के लिए लेफ्ट साइड में झुक जाता है ताकि दर्द ना हो ज्यादा। कर्व जो है वो जब हम पीछे से देखते हैं तो कर्व पूरा अच्छे से दिखता है कि कर्व सीधा नहीं टेढ़ा मेढ़ा है। उसके साथ साथ पेशेंट को जब रीढ़ की हड्डी की दिक्कत आती है, स्कोलियोसिस की दिक्कत आती है, तो जो आसपास की रिब्स है उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कमर दर्द की दिक्कत होती है। कमर दर्द के साथ साथ पेशेंट को पीछे कूल्हे से लेके जांघों से लेके पैरों तक दर्द आने लगता है, झंझनाट सूनापन लगता है, उंगलियां सुन हो जाती है, पाँव की झंझनाट लगता है उंगलियों में, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, सुबह उठते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है, उठने में दिक्कत होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत आती है, पेशेंट को झंझनाट सूनापन लगता है पैरों में क्योंकि नस दब जाती है। जब ऊपर वाली हड्डी टिल्ट करती है तो नीचे वाली हड्डी पे प्रेशर देती है और जो नस जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में निकल रही है वहां पर दब जाती है, जिससे पैरों में झंझनाट सूनापन आता है। कंधे और हिप इनकी डिफरेंस बहुत नज़र आता है। उसके साथ-साथ एक हिप ऊँचा और एक हिप नीचे नज़र आता है। जो आपका सर है, वो भी सीधा नहीं नज़र आता, एक तरफ झुका हुआ नज़र आता है। उसके साथ-साथ रिब केज है, उनकी भी जो हाइट है, वो एक-दूसरे के बराबर नहीं नज़र आती है। उसके साथ-साथ पेशेंट को स्किन की चेंजेज़, डिंपल्स और अ, हाथ में पैचेज़ होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ-साथ एक तरफ झुक जाता है पेशेंट, खड़ा होने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है पेशेंट को, चलने में दिक्कत आती है और पेशेंट की हाइट भी थोड़ी कम लगती है। उसके साथ-साथ पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत है तो स्टूल की या यूरिन की जो दिक्कत है वो आनी शुरू हो जाती है, ब्लैडर बोवल की दिक्कत, स्पाइन स्टेबल नहीं रह पाती, जिस वजह से पेशेंट का हम्प जो होता है, यानी रीढ़ की हड्डी पे आगे थोरेसिक रीजन में कूब निकल आती है। पेशेंट के दोनों पैर जब देखते हैं तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे
लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है, नस दबने की वजह से शूटिंग पेन होता है पेशेंट को, उसके साथ साथ टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा हड्डियाँ, उसके साथ साथ हार्ट की या फेफड़ों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और शियाटिका की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब इसका पता कैसे करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करते हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करते हैं, फिर डॉक्टर आपका कर्व, स्पाइन का कर्व देखते हैं। आपका आपका स्पाइन का कर्व अगर झुका हुआ नजर आता है, सीधा नहीं आता, उसे चेक करते हैं। या फिर आपके कंधे देखते हैं कि दोनों कंधे बराबर है, आपका कमर बराबर है, आपकी हिप्स इक्वल है या नहीं, आपकी जो बॉडी वेट है झुकी हुई है या नहीं, इन सबसे पता करते हैं। फिर कुछ स्पेशल टेस्ट है। पहला है एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट। इसमें स्कोलियोसिस का पता करने के लिए पेशेंट को वेस्ट से आगे की तरफ झुकाते हैं 90 डिग्री में, और अपने उनके जो दोनों हाथ है वो बिल्कुल आगे झुका लेते हैं, स्ट्रेच रखते हैं बिल्कुल सीधा हाथ, यानी पेशेंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं 90 डिग्री तक पूरा। उसके बाद पेशेंट का स्पाइन का कर्व देखते हैं। अगर पेशेंट का स्पाइन का कर्व बिल्कुल सीधा है, यानी पूरे एक लाइन में है, तो वो नॉर्मल स्पाइन होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है। पर जब देखते हैं कि पेशेंट का स्पाइन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, एक तरफ इधर कर्व है तो एक तरफ इधर कर्व झुका हुआ है, तो वो स्कोलियोटिक स्पाइन है, यानी असिमेट्रिकल है वो। तो इससे पता करते हैं स्कोलियोसिस का। तो पेशेंट का वैसे स्कोलियोसिस जो थोरेसिक रीजन है वही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट का देखने को मिलता है, जब आगे झुकाते हैं तो पेशेंट का जो कंधा है वो इक्वल नहीं है, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे है, रिब केज सही नहीं है, हिप भी एक ऊपर एक नीचे है, वेस्ट भी सही नहीं है, बराबर नहीं है, बॉडी एक तरफ झुकी हुई है, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, मतलब एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है। और ये सबसे ज्यादा आपकी अपर जो बैक है या मिड बैक है उसमें देखने को मिलता है, लोअर बैक में ये नहीं देखने को मिलता है। फिर है दूसरा कूब एंगल मेजरमेंट, यानी कूब्स मेथड, कूब्स टेस्ट या कूब्स एंगल कह सकते हैं। ये कूब्स एंगल जो है वो जहां से कर्वेचर जो स्टार्ट हुआ होता है उसे बोलेंगे अपर एंड वर्टिब्रा। कूब्स एंगल को कैसे पता किया जाता है, कैसे इसका पता किया जाता है? तो कूब्स एंगल में जैसे आपका एक्सरे देखते हैं, उस एक्सरे में देखते हैं कि जो आपकी कर्वेचर जहां से सबसे पहले कर्व जो है आपका स्टार्ट हुआ है उसे बोलेंगे अपर एंड वर्टिब्रा, जिस वर्टिब्रा के वहां से, और जहां लोअर में जहां एंड हुआ है कर्व उसे बोलेंगे लोअर एंड वर्टिब्रा। तो अपर एंड वर्टिब्रा में जहां से टिल्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे से लोअर एंड वर्टिब्रा है उसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अपर एंड वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा बोलिए हमने, वहां से हम पैरेलल लाइन शुरू करेंगे उससे जो सबसे ज्यादा लग रहा है कि हमें यहाँ से सबसे ज्यादा टिल्ट नजर आ रहा है। जैसे अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपको स्कोलियोसिस कर्व है, तो ये जो ऊपर वाली वर्टिब्रा है, अपर एंड वर्टिब्रा जिसे कहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है कर्व, तो उससे ऊपर वाला तो सीधा नजर आ रहा है, तो यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर नीचे वाली जो लोअर एंड वर्टिब्रा है जहाँ कर्व खत्म हो रहा है कि सबसे एंड में यहीं से कर्व है, वहां से एक और इसके साथ साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में उससे परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जो एंगल मिलता है वो होगा कूब्स एंगल। यानी कि अपर एंड वर्टिब्रा से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, अपर एंड वर्टिब्रा वो बोली जहां पर सबसे ज्यादा कर्व नजर आ रहा है, लोअर एंड वर्टिब्रा जहां पर एंड हो रहा है कर्व वो लोअर एंड वर्टिब्रा, इन दोनों की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इन दोनों से भी 90 डिग्री में यानी परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये दोनों लाइन जहां जिस पॉइंट पे मिलेगी और जहां वो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे कूब्स एंगल। अब कूब्स एंगल का मेजरमेंट है कि अगर 10 डिग्री है तो ठीक माना जाता है कि पेशेंट नियर टू स्कोलियोसिस है, 10 डिग्री से कम है तो नॉर्मल है, पर 10 डिग्री से अगर ज्यादा है कर्व तो वो होता है स्कोलियोसिस, और जितना ज्यादा डिग्री होगी उतनी ज्यादा दिक्कत मानी जाएगी। फिर और इमेजिनिंग टेस्ट से भी पता कर सकते हैं, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, इनसे भी पता किया जाता है। तो ये कूब्स एंगल वैसे एक्सरे में ही देखने को मिलता है। फिर ये रिस्क सबसे ज्यादा किस में, मतलब किन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वेयर एंड टियर होने लगता है कार्टिलेजेस का, जॉइंट्स का,
और जब जोड़ों का कार्टिलेजेस का वियर एंड टियर होने लगता है तो ये दिक्कत आनी इन लोगों में सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है। फिर अभी ये देखने को मिला है कि गर्ल्स में यानी महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के मुकाबले। तो और महिलाओं में सबसे ज़्यादा रिस्क है। फिर अब बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। तो अगर फैमिली में किसी को है और आपको भी हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में किसी को हो तो आपको हो।